Yes, ma'am. ओके, और नेगेटिव सिंबल एनर्जी में क्यों आता है वो बता दिया था। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाइन, देन यू कैन डू इट नाउ। सी दिस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, तुम बोल सकते हो थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थर्मोडायनेमिक्स समझते हो क्या है। इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। Yes, ma'am. हाँ मैम, अभी मैम पढ़ी नहीं है थर्मोडायनेमिक्स, तो हाँ, कैसे बट पता है? इसमें थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, हमें कैसे करना है वो उसके लिए। तो पहले तो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, ये तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन है, जो तुम्हें एक एक्स्ट्रा पैकेज मिला है ना, उसी का ही क्वेश्चन है। प्रिंटिंग से तो ऐसा ही फील हो रहा है। तो इट इज क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। अच्छा, जब भी तुम प्रैक्टिस करने बैठा करो अभी क्वेश्चंस के लिए, तो कोशिश किया करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पहले किया करो। रीजन पता है क्या है, हमारा पेपर कैसा है, आईआईटी मैम कैसा है। ऑब्जेक्टिव। यस, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आस्किंग प्लस ट्रिकीनेस कैसे क्रिएट किया जाता है, बच्चों को कैसे कंफ्यूज किया जाता है, दोनों में डिफरेंस है। प्लस तुम्हारा जो मेंटल मतलब प्रोग्रामिंग है कि हमें एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने चाहिए, उसमें भी डिफरेंस है। तो सब्जेक्टिव करने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले कोशिश करो कि सिंगल ऑप्शन करेक्ट के सारे क्वेश्चन जितने भी तुम्हारे पास अवेलेबल बुक्स है, सोर्सेज हैं, उनसे कर लो। फिर मल्टीपल ऑप्शन, इंटीजर्स, ये सब भी कर लो, क्योंकि वो भी चाहिए, वो भी रिक्वायर्ड है मतलब एडवांस लेवल एंड ऑल के लिए। एंड देन फिर भी अगर तुम्हें क्यूरियोसिटी है, नहीं मुझे और प्रैक्टिस करनी है, देन गो टू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इज इट फाइन? यस मैम। क्योंकि भाई एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव हो रहा है ना, ठीक है। तो तरीका और लैंग्वेज बहुत चीजों पे फर्क पड़ता है, मतलब इज एम द से भी क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है ना, वो बदल जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो कहने को इजी होते हैं, बट एक्चुअल में ट्रिकी ज्यादा हो जाते हैं। सो सी क्वेश्चन नंबर 22। So they are asking you, calculate the wavelength of radiation that would cause photodissociation of chlorine molecule if chlorine molecule if bond dissociation energy is if bond dissociation energy is 243 किलो जूल पर मोल। अब तुम्हें अब यहाँ थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स, आगे की चीजें हो गई। तो देखो क्या है यहाँ पर, यू नो व्हाई आर केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड, व्हाई आर केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड? To attain stability. टू अटेन स्टेबिलिटी। हाउ डू यू अटेन स्टेबिलिटी? क्योंकि जो एटम्स होते हैं ना, उनके पास बहुत हाई एनर्जी होती है। जब हमारे पास एनर्जी हाई होती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी एनर्जी हाई होती है, तो वो कहीं एक जगह टिक के बैठते हैं क्या? नहीं बैठते, दे आर अनस्टेबल। तो बॉन्ड जब भी बनता है, तो बॉन्ड बनने का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस? बॉन्ड फॉर्मेशन किस टाइप का प्रोसेस हो गया? एनर्जी रिलीज होती है, तो किस टाइप का प्रोसेस हो गया? Exothermic. यस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। और सिमिलरली जब हम बॉन्ड को तोड़ते हैं, जब हम बॉन्ड को, हमें किसी रीजन से तोड़ना है, किसी किसी भी वजह से तोड़ना पड़ रहा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन मींस ब्रेकेज। यू नो, डिसोसिएशन रिएक्शन भी जब तुमने करी थी, तो उन्होंने बोला था ना कि किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दैट इज व्हाई थर्मल डिसोसिएशन है, फोटो डिसोसिएशन है, फोटोलिसिस है, या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। कहीं ना कहीं एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में यूज किया था डिसोसिएशन के लिए। यस मैम। सो दैट मीन्स बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है। सो बॉन्ड डिसोसिएशन मीन्स इट विल रिक्वायर एनर्जी, and that is why bond dissociation is which type of process? Endothermic process. Can you get it? Can you get it? Yes. Yes, ma'am. यस मैम। अब उन्होंने बोला है कि, अब देखो उन्होंने बोला है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किलो जूल पर मोल। व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर?
किलो जूल पर मोल, कि मतलब अगर मैं क्लोरीन के, हमारे पास क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कितने बॉन्ड्स बने होंगे, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स हैं? Cl2 represents a chlorine molecule. How many bonds are between them? Single bond, double bond? Single bond. Yes, there is only one bond. ठीक है, एक मॉलिक्यूल के पास एक बॉन्ड है। तो इन्होंने बोला है पर मोल, पर मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हो गया? Na यस, तो Na मॉलिक्यूल्स के पास कितने बॉन्ड्स होंगे? एक मॉलिक्यूल के पास एक बॉन्ड है, तो हाउ मेनी बॉन्ड्स डू यू नीड टू ब्रेक? Na. तो Na बॉन्ड्स को जब हम तोड़ते हैं तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? 243 किलो जूल पर मोल। कैन यू फॉलो दिस? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब वो हमसे पूछ रहे हैं दैट वुड रिक्वायर द फोटो डिसोसिएशन ऑफ अ क्लोरीन मॉलिक्यूल। कितने बॉन्ड्स तोड़ने हैं तुम्हें? ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, Na की 1, हाउ मेनी बॉन्ड्स यू नीड टू ब्रेक? Read the question and tell me how many molecules you want to dissociate. Read the question and what do you feel? वो कितने molecules तोड़ना चाहता है? One molecule, और एनर्जी अपने को 243 पर मोल के लिए दी हुई है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, और यू कैन से वन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन क्लोरीन मॉलिक्यूल विल बी हाउ मच? एनर्जी required per bond will be how much? Won't it be 243 upon Na Na upon. Yes. किलोजूल? Yes, Yes, ठीक है, ma'am. अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी? क्वेश्चन से देखो, ये एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये कहाँ से ट्रांसफर हो रही है एनर्जी? radiation से. और वो रेडिएशन मींस किस टाइप की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? फोटो मींस व्हाट? रेडिएशन कंटेन्स व्हाट? फोटॉन्स। सो डोंट यू थिंक एनर्जी, एक फोटोन आएगा, वो एक मॉलिक्यूल पे टकराएगा, तो एनर्जी ऑफ द फोटोन शुड बी इक्वल टू द एनर्जी रिक्वायर्ड पर बॉन्ड। एक फोटोन एक बॉन्ड को तोड़ेगा, एक मॉलिक्यूल को तोड़ेगा। कैन यू फॉलो दिस? Yes. ठीक है, व्हाट इज द डिसोसिएशन, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन? हाउ डू यू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन? Ma'am, 12,400 EV. Ma'am, upon lambda. हाँ, अब डिपेंड करता है तुम्हारे क्वेश्चन में आंसर, वो तब लैम्डा किस में लिया जाता है 12,400 में? Ma'am, angstrom. इसमें? Ma'am, angstrom. और एनर्जी किस में होती है 12,400 में? Ma'am, EV. तो यहाँ पे ईवी में नहीं है ना, किलो जूल में है। तो हम क्या प्रेफर भी यूज कर लें? Ma'am, we डिफरेंस can समझ में multiply आया? by तभी मैं ma'am बोलती हूँ क्वेश्चन 1.6. सॉल्व करो, तभी तुम्हें समझ में आएगा कब कौन सी एनर्जी यूज करनी है, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ये तो 1000 जूल्स में हो गया, तो हम 12,000 अपॉन 12,12400 नहीं यूज कर सकते, क्योंकि या तो इसको ईवी में कन्वर्ट करें तब तो यूज कर भी सकते हैं, ठीक है। बट अगर नहीं वैसे करना चाहते तो कहना है इसे HC इज अप्रोक्सीमेटली 20 into 10 raised to the power minus 26। कैन यू रिकॉल? Yes. H की वैल्यू 6.63 into 10 raised to the power minus 34, ये जूल्स में ही आता है। और लैम्डा किस में आएगा? मीटर्स में। तो अब ये सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। कैन आई लीव द Yes, ma'am. मैथमेटिकल पार्ट टू यू पीपल? Yes, ma'am. Yes. इन 2000 जूल। तो अब लैम्डा निकाल लोगे। अब क्वेश्चन को रीड करो और अब जो भी मैंने वर्किंग समझाई है उसको समझने की कोशिश करो। एक रेडिएशन एक क्लोरीन मॉलिक्यूल पे आके गिरेगा, जिसकी वजह से उसका बॉन्ड अलग अलग उसको तोड़ करके खड़ा कर देगा, ठीक है। बट एनर्जी उन्होंने किसकी दी है? जब वो एक मोल ऑफ पार्टिकल्स या एक मोल मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं तो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? गिवन एनर्जी अपॉन Na, Yes. and that will come from where? It will come from the photon. And what is the energy of the photon? Hc upon lambda. अब समझा कैसे सॉल्व किया मैंने? Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, it will be 1000. Yes, sorry, my mistake. अब इतना तो तुम समझ जाना, गड़बड़ हो गया। 1000, ठीक है अभी? Thank you for correcting.
Is it fine now, everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, अगर ma'am. इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो समझ में आ जाएगा कैसे करना है. Yes, पर ma'am. मोल का मतलब है, पर मोल का मतलब क्या हो गया? Na के पार्टिकल्स के बराबर. अब जिन्होंने नया ज्वाइन किया उनको मोल समझ में आया थोड़ा सा. एक क्वांटिटी होती है जो जनरली फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए यूज करी जाती है और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6 पॉइंट कितनी होती है एन मोल की वैल्यू? 6.023 New to the people power. who have joined very less lately, do you understand now? Do you understand now? There is no one new. Good enough. Yes, ma'am. बाकी सबको तो समझ Yes, में आ ही ma'am. गया होगा. Good. ठीक है. चलो नेक्स्ट डाउट देखें. तो पीरियड Yes, ये ma'am. एटॉम जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं एटॉमिक तो तुम फॉलो कर पा रहे हो ना? कि इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है? न्यू स्टूडेंट्स, आर यू Yes, एबल टू फॉलो एटॉमिक? Ma'am, I have continued from the Bohr's model. सॉरी, हाँ तो बोर्ड्स ही इम्पोर्टेंट है बेटा. उससे पहले का अभी अभी रीजन मैंने दिया तुम्हें, उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं. बोर्ड से तो किया है ना तुमने, वहां Yes, से ma'am. समझ में आ रहा है. Yes, yes, ma'am. ma'am. स्कूल के क्वेश्चंस हो रहे हैं. Yes, ma'am. गुड इनफ. बस हमें क्या चाहिए? स्कूल में मार्क्स ही तो चाहिए ना. ये Yes, तो ma'am. करना है. ठीक है, मार्क्स समझ में आ रहा है तो मार्क्स आ ही जाएंगे फिर. ओके चलो नेक्स्ट करते हैं. सो देन देयर इज अनदर क्वेश्चन. ये भी तुम्हारे पैकेज का ही क्वेश्चन है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 23. So this question says the reaction between hydrogen and Br2 to form HBr is initiated, और इसके लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, is initiated by photo decomposition of Br2, is initiated by photo decomposition of Br2. ठीक है, put it into free atoms by absorb Br2 to Br atoms by absorption of light. तो पहले light absorb होती है, उससे Br2 Br में convert होता है और उसकी वजह से reaction जो है वो आगे produce होती है, absorption of light. ठीक है. Now they are telling you bond dissociation energy of Br2. Bond dissociation energy of Br2 is 192 kilojoule per mole. Kilojoule per mole. So now they are asking you what should be the longest wavelength. मतलब क्या wavelength हम डालें जिससे reaction proceed हो जाए. To proceed the reaction. To proceed the reaction. ठीक है? Can you get it? Can you read the question again and again 2 times? Can you read the question again and again 2 times? Yes, ma'am. Is it okay for everyone? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके तो देखो क्या होता है, मतलब ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही होगी. वहां Cl2 को ब्रेक करते थे और यहाँ पे Br2 को ब्रेक करना है. बताओ कर पाओगे? बताओ कर पाओगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो क्या करोगे पहले स्टेप में, क्योंकि वो पर मोल दिया हुआ है, तो Br2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर Br2 पर मॉलिक्यूल कितना रहेगा? कैसे निकालोगे पर मॉलिक्यूल के लिए? पर मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगी? 181 Na. Yes, 192 divided by Na. Can you follow this here? And then this energy has to be equal to Hc upon lambda. Can you do it? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am.
Yes. What have you written before and after proceed? Before and after कहाँ? Proceed. Proceed, longest lambda to proceed the reaction. अब ठीक है? Yes, ma'am. चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चंस भी समझ में आ गए। और किसी ने सब क्वेश्चंस किए थे? क्वेश्चंस हो रहे थे, रेडियस, वेलोसिटी, ये सारे क्वेश्चंस हो रहे थे, तुम लोगों से ट्राई किए थे? Yes. मैम मैंने 2 Yes, क्वेश्चंस और भेजे थे पहले, मैम वो भी बता दीजिए। तो बताओ ना बेटा, क्लास के 5 मिनट पहले भेजा करो। ऐसे इतने सारे बैचेस हैं, सब में 11th भी है, 12th भी है। अब किस बैच का कौन सा क्वेश्चन आया मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, भेजने को तो पहले भी भेज सकते हो, लेकिन उस टाइम पे टाइम हुआ तो बता देंगे, नहीं हुआ तो नहीं बता पाएंगे। व्हाट्सएप पे मुश्किल होता है बताना। अगर लगता है कंफ्यूजन हो, उससे बेटर है कि उसको नहीं करते हैं। तो फिर उस केस में ये है। एंड तो अभी आप 5 मिनट पहले ही भेजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो अभी क्वांटम नंबर नहीं कराया ना, ये क्वेश्चन अभी नहीं करवाया, तो इसलिए अभी भूल जाओ, इसको अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैम ये बोर्ड्स वाले के अंदर थे वाले भैया क्वेश्चंस। बोर्ड्स है तो बोर्ड्स पूरा फिनिश नहीं हुआ है, एक ही पार्ट फिनिश हुआ है, समझ गए? ओके मैम। ठीक है, तो अभी आगे का पार्ट भी कर लेना। तो अब सेकंड पार्ट ऑफ बोर्ड्स थ्योरी आते हैं, कर ले। यस। ठीक है, यस तो अभी मैम। पूरा फिनिश नहीं हुआ है। बोर्ड्स देख करके बोर्ड्स का मतलब वो नहीं हुआ है। अभी एक और पार्ट इसका रह रहा है, तो वो हम लोग अभी कर लेते हैं। चलो, सो देखो क्या होता है। नाउ वी आर ट्राइंग टू डू, मैंने बोला भी था शायद तुमको लास्ट क्लास में कि इस क्लास में तुम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ के आओगे, बोला था? Yes, ma'am. पढ़ा था तुम लोगों ने? यस मैम। ठीक है, तो अब जिन्होंने पढ़ा था वो थोड़ा बेटर फॉलो कर पाएंगे। और अब मुझे बता लेने दो पहले, फिर तुम्हारे जो डाउट्स हैं, जो भी तुम्हारी बुक से आए हो या एनी सोर्स से आए हो, तुम वो भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो आई एम मूविंग टुवर्ड्स दी अनदर टॉपिक, जो भी बोर्ड्स के अंडर ही आता है। बोर्ड्स ने ही इसका पूरा स्टडी किया था अलॉन्ग विद अदर साइंटिस्ट, तो हम लोग उसको भी पहले कर लेते हैं। ठीक है, सो नाउ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वी हैव टू डू अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो जब तुमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा तो उसमें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही होगी। उसमें से 2 डेफिनेशन, एक आती है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की और एक एमिशन स्पेक्ट्रम की। उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल जो स्टडी है वो तुम फिर से फिजिक्स में करोगे 12th स्टैंडर्ड में। बट हमारी जितने काम की चीज़ें ना, हम वो देख लेते हैं। ठीक है, जो हमें काम की चीज़ें हैं हम उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो यू नो व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम? Band of colors. Ma'am, What band. is a A spectrum? band of 7 colors. Collection of band. Not only 7 colors. See, Band of colors. Different wavelengths of. yes, wavelengths. So what happens is जो भी हमारी माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, कॉस्मिक रेज हैं, ये सब आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मतलब अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ लगाओ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये तुम अभी फिजिक्स वगैरह में पढ़ोगे। मतलब अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को लगाया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। तो हमारे सोलर सिस्टम में भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तुम्हें पता ही है ना। इवन अर्थ इज अंडर मैग्नेटिक इफेक्ट। Yes, ma'am. ठीक है, हमारे हर एक प्लैनेट में एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ठीक है, और जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव मतलब जब उनको परपेंडिकुलरली लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, जिसके अंदर लाइट, हमारी विजिबल लाइट भी एक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। ओके, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो भी जैसे कॉस्मिक रेज हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। ये कैसे ट्रैवल करती हैं? दे ट्रैवल मेकिंग अ वेव। जो विजिबल लाइट करती है वैसे सेम टू सेम ये इनकी भी वो होती हैं। दे ट्रैवल, दे आर मेड अप ऑफ photons which are small energy packets. They make a wave and then they move. एंड अगर ये फोटॉन्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो रही हैं, हमें दिखती नहीं है कुछ उसमें से, क्योंकि हमारी आईज उतनी सेंसिटिव नहीं होती है। लेकिन अगर ये फोटॉन्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो रही हैं या फिर फोटॉन्स हैं, तो उनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होगी या नहीं? यस।
ओके सो जब हम इनको जो उनकी वेवलेंथ होती है उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमें मिलता है एक स्पेक्ट्रम। जब बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो दिस इज कॉल्ड एज electrovibgyor or visible light is also an example of electromagnetic spectrum. So we have electromagnetic spectrum. Now what is it? The arrangement obtained by various types of electromagnetic radiations, EMR shortcut में मैं लिख रही हूँ, electromagnetic radiations in order of increasing frequency or you can say or decreasing wavelength is called as electromagnetic radiation. जैसे for example radio waves, इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। फिर हमारे माइक्रोवेव्स ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। फिर हमारे इंफ्रारेड रेज, फिर हमारा विजिबल रेंज जिसका रेंज होता है 4500 से लेकर के 7000, मतलब अलग अलग उसमें अलग अलग है विजिबल रेज। फिर उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आती है किसकी, एक्स रेज की, एक्स रेज, ऑल दीज आर, then gamma rays, then cosmic rays. So these are arranged in the increasing order of frequency or decreasing order of wavelength. Can you follow this? Can you follow this? तो Yes, अब क्या होता है, जो तुम्हारा विजिबल रेंज होता है ना उसी का ही पार्ट होता है विबग्योर। विबग्योर से ही व्हाइट लाइट बनती है ना जो विजिबल होती है। Can you get it? Yes, अब ma'am. देखो विबग्योर में क्या होता है कि क्या तुमको ग्रीन कलर का एक ही शेड दिखता है या मल्टीपल शेड्स दिखते हैं? मैम मल्टीपल शेड। मल्टीपल दिखते हैं तो मतलब हर एक शेड ऑफ ग्रीन, every shade of red, every shade of blue corresponds to a particular wavelength. ठीक है, when you have that particular collection of wavelengths, मतलब तुम्हारे पास कुछ collection of wavelengths आ जाए तब हम उसे बोलते हैं बैंड। देखो Ma'am, can you please open the previous page? yes, Okay. I'm done. okay fine, 1 minute. तो देखो क्या होता है, जैसे अगर एक लाइन हो, सिंपल एक लाइन हो, कलेक्शन ऑफ लाइंस ले आओ तो क्या बन जाएगा, एक लाइन के बगल में दूसरी लाइन लगा दो फिर तीसरी लग जाओ तो क्या बन जाएगी, बैंड जैसी चीज आएगी। यस। और अगर उस बैंड को मतलब बहुत सारी बैंड्स को अगर हम इकट्ठा कर दे तो क्या बनेगा, स्पेक्ट्रम। ओके तो जो एक कलर होता है, जैसे तुम अभी कोई देखो सपोजिंग सी ग्रीन कलर है, वो क्या शो कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ फोटोन का शो कर रहा है। एक रेड कलर है, जैसे कोई भी रेड कलर देख लो तो वो एक पर्टिकुलर फोटोन का वेवलेंथ शो कर रहा है। ठीक है, जब हम उन पूरे जितने भी शेड्स ऑफ रेड अवेलेबल है उन सबको एक अरेंज कर देंगे तो एक उस जैसे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को हम बोलते हैं लाइन, एक फोटोन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को जो एक पर्टिकुलर कलर को शो करता है, पिंक कलर, पीच कलर, कोई भी एक पर्टिकुलर कलर या शेड को शो करता है, उसको हम बोलते हैं, हम लोग मतलब अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं इट इज वन फोटोन और इट इज वन लाइन। एक लाइन को मतलब जब तुम बहुत सारी लाइंस इकट्ठा कर लोगे तो क्या बनेगा, बहुत सारी लाइंस इकट्ठा कर लेंगे तो क्या बनेगा, बैंड। तो जैसे तुम विबग्योर में देखते हो ना, या फिर अभी रिसेंटली रेनबो निकला था तो जब रेनबो देखा था तो देखा था ना बैंड में बन रहे थे, रेड कलर के अलग, ग्रीन कलर के अलग, वॉयलेट कलर के अलग। Yes, ma'am.
तो वो क्या है, बहुत सारे शेड्स हैं या बहुत सारे फोटॉन्स हैं जिनकी वेवलेंथ अलग अलग है, और लेकिन क्योंकि हमारी आईज इतनी सेंसिटिव नहीं होती तो हमें वो एक दूसरे में मर्ज्ड दिखते हैं, बट एक्चुअल में वो अलग अलग होते हैं. तो कलेक्शन ऑफ लाइंस और यू कैन से फोटॉन्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो क्या होता है, एकदम चिपके चिपके होते हैं और हमें उनके बीच का डिफरेंस नहीं दिखता है, देन दे आर कॉल्ड एज व्हाट, बैंड. ठीक है. एंड कलेक्शन ऑफ बैंड विल मेक व्हाट, अ स्पेक्ट्रम. कैन यू फॉलो दिस? वन फोटोन ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, इसको हम लोग जो कि हमें कैसे, अगर वो हमारी विजिबल रेंज में लाई कर रहा होगा तो इट विल गिव यू अ पर्टिकुलर कलर. ठीक है, it will show a particular color, and this is in general called as line. Can you follow till here? Can you people follow till here? Can you Yes. differentiate between line, band and a spectrum? Yes. You people able to? ठीक है, क्योंकि ये बुक्स में दिया हुआ है लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता है और बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना भी नहीं है क्योंकि हमसे इससे क्वेश्चंस नहीं ज्यादा पूछे जाते हैं. ठीक है, बट फिर भी तुम लोग आ जाओगे एनसीईआरटी बुक या अपनी स्कूल बुक लेकर के कि ये डाउट रह गया, या तुम यही बोलोगे कि मैम बहुत सारी चीजें स्किप करा देती है इसलिए मैम डीपली बता दे रही हूँ. ओके, नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी लाइट किसी एक पर्टिकुलर मैटर पे पड़ती है तो वो उसको अब्जॉर्ब करता है और अब्जॉर्ब करेगा और अपने हायर एनर्जी लेवल्स पे भेजेगा. ये चीज हमने करी है ना? Yes. ठीक है, तो जब अगर तुम्हारे ऊपर लाइट पड़ रही है और तुम उसको ले रहे हो, अब्जॉर्ब कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, मतलब सपोजिंग ये एक लाइट, तुम्हारी ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी लाइट्स पड़ रही है, मतलब वाइट लाइट पड़ रही है, λ1 पड़ रही है, λ2 पड़ रही है, λ3 पड़ रही है, और जब इसके ऊपर पढ़ने के बाद सिर्फ हमें λ2 दिखी, λ1 और λ3 गायब हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ गायब हुई होंगी, 3 फोटॉन्स पड़ रहे Absorb हो थे गया उस, होगा. हाँ ठीक है, तो सिर्फ λ2 is getting out, that means this is what λ1 and λ2 got absorbed by the body, Yes. which got converted into heat or something else. So this is called as what, जब जो तुम wavelengths या जो photons को तुम absorb कर लेते हो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर तुमने बहुत सारी wavelengths absorb कर ली तो can I call it as absorption spectrum? बहुत सारी wavelengths absorb कर ली, Yes. can I call it as absorption spectrum? और सिमिलरली जैसे तुम्हारे जो बल्ब जल रहा है या ट्यूबलाइट जल रही है वो क्या कर रही है, पूरी व्हाइट लाइट एमिट कर रही है. व्हाइट लाइट एमिट करने का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल वेवलेंथ्स एमिट कर रही है विबग्योर की तरह. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is which type of spectrum? Will I call it as an emission spectrum or not? Yes. जो Yes, अब्जॉर्ब हो जाता है उसको अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं. जैसे ब्लैक कलर होता है वो बहुत सारी लाइट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए वो कैसा है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है. और वाइट कलर क्या होता है, वो बहुत एमिट कर देता है, तो वो कैसा स्पेक्ट्रम हो गया, एमिशन स्पेक्ट्रम. कैन यू गेट इट? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, ओके. ना इफ यू कैन फॉलो दिस, तो क्या होता है, जनरली जब बॉडीज होती है ना, कोई भी परफेक्टली बॉडी नहीं होती है, तो कोई भी परफेक्ट बॉडी नहीं होती है, तो सारी बॉडीज क्या करती हैं, कुछ पार्ट को अब्जॉर्ब करती हैं और कुछ पार्ट को एमिट करती हैं. ठीक है, लेकिन एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोली जाती है जो कि एक हाइपोथेटिकल चीज होती है, जिसका मतलब क्या होता है, जितनी वो अब्जॉर्ब कर रही है उतनी की सारी एमिट करेगी. तो ऐसा एक मतलब ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल बॉडी को बोला जाता है जो जितना अब्जॉर्ब करेगा, मतलब जितना खाया उतना निकाल दिया. ठीक है, जितना खाया उतने का काम करके तुम्हें आउटपुट दे दिया. ऐसा तो रियल में तो नहीं होता ना, हम जितना खाते हैं कुछ बॉडी हमारी स्टोर कर लेती है उसमें से. यू डोंट गेट 100% एफिशिएंसी. ma'am. यस, Can you once more explain the explanation of λ1, λ2, and λ3? तुम्हारे ऊपर व्हाइट लाइट पड़ रही है, जैसे तुम्हारे पास एक, तुमने किस कलर की टी शर्ट पहनी है, Ma'am, white. व्हाइट, कोई और कलर बोलो. चलो सपोजिंग तुमने एक
रेड कलर की टी शर्ट पहनी है, एक पर्टिकुलर शेड ऑफ रेड पहनी हुई है, उसके ऊपर व्हाइट लाइट पड़ रही होगी, Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो मतलब वो सारी की सारी व्हाइट लाइट अब्सॉर्ब कर रही है, लेकिन हमें रेड कलर दिख रहा है। क्यों रेड कलर दिख रहा है? क्योंकि उसने क्या किया, सारी की सारी व्हाइट लाइट की जितनी भी वेवलेंथ्स थी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक, जो व्हाइट लाइट की वेवलेंथ थी वो सबके सब अब्सॉर्ब कर ली, और सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, सपोजिंग 7000 एंगस्ट्रॉम हमें एमिट कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी रेड कलर। व्हाइट कलर का तो मतलब क्या हो गया, जितनी अब्सॉर्ब करी व्हाइट लाइट अब्सॉर्ब करी और विबग्योर दे रहा है, मतलब व्हाइट एमिट कर रहा है, ठीक है। Yes. लेकिन ये सिर्फ बाकी खा गया। देखो व्हाइट लाइट में तो रेड भी था, वो ब्लू भी था, बाकी चीजें भी थी, लेकिन वो हमें नहीं दिख रहा है, वो कलर नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको, Absorb कर लिया. यस, इजंट इट अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? Yes, ma'am. अब समझा व्हाट इज अब्सॉर्प्शन? व्हाट इज अब्सॉर्प्शन एंड व्हाट इज एमिशन? हमारे आसपास तुम्हारी वॉल्स पे भी व्हाइट लाइट पड़ रही है, मतलब वो सारी लाइट्स को अब्सॉर्ब कर रही है, ठीक है। लेकिन एमिट हमें पिंक, हमें सपोजिंग ब्लू कलर दिख रहा है, तो ब्लू कलर क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसने बाकी वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर लिया, सिर्फ एक वेवलेंथ को एमिट कर रही है। अब दिखेगा डिफरेंस? Yes, Yes. ma'am. सबको क्लियर हुआ? ठीक है। और ब्लैक बॉडी क्या होती है? जो जितना ज्यादा अब्सॉर्ब करती है वो उतना ही एमिट भी करती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फाइन फॉर नाउ? इज इट Yes. फाइन फॉर नाउ? ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें मत घुसना। ये सिर्फ एक वो चीज है क्योंकि एक एक पैराग्राफ लिखा होगा तुम्हारी बुक में, तो तुम्हें उसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया है, बहुत ज्यादा बीच में नहीं घुसने की जरूरत है, ठीक है। तो अब देखो, जहां घुसने की जरूरत है वो देखते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करते हैं। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, n is equal to 1 will be its ground state or the stationary orbit, Yes. Yes, or the stationary orbit, okay. N is equal to 2 will become what? excited. First side. Yes, which excited state? इसका घर First. नहीं है, yes। तो ये First, कैसे हो first. जाएगा? पहली बार एक्साइट होकर के हम लोग यहाँ गए। फिर n is equal to 3 क्या हो जाएगा? Second excited state. yes, अगर हमने दोबारा Second एक्साइटमेंट excited किया state. तो we'll go here, second excited state, ठीक है। फिर सिमिलरली n is equal to 4 क्या हो जाएगा? Third excited state.
Please take a break for 5 minutes. We'll join back after 5 minutes. Third, fourth and so on excited states होते थे, याद आया? I think last class में ही Yes, किया ma'am. था. Yes. ठीक है, तो फिर आगे करते हैं इसके. ठीक है, तो अब तुम याद करके बताओ मुझे फोर्थ एक्साइटेड स्टेट. लेट अस कॉल इट एज फोर्थ एक्साइटेड स्टेट. अब मुझे याद करके बताओ, मैंने तुम्हें फॉर हाइड्रोजन एटम इसकी एनर्जीज भी याद कराई थी. फॉर हाइड्रोजन atom, what is the energy of the first orbit? Ma'am, For 13.6 0.6. electron volts per atom. Yes, and for second orbit, if you can recall, Minus 3.4. Ma'am, minus 3.4. minus 3.4 electron volt. अभी E3 के लिए बताओ. Minus 1.51. ये very good. And E4 के लिए बोलो. Minus 0.85. माइनस 0.85. ठीक है, अब सपोजिंग हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फर्स्ट ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है और वो सेकेंड ऑर्बिट में जंप मारना चाहता है, तो उसे कितनी एनर्जी अपने को देनी चाहिए? यहाँ पे रहने के लिए माइनस 3.4 चाहिए, यहाँ पे रहने के लिए माइनस 13 पॉइंट्स उसके पास ऑलरेडी है. तो हाउ मच एनर्जी वी शुड प्रोवाइड इट? E2 minus E1. Yes, E2 minus E1, which will be how much? 10.2 electron volt. Yes. Yes, ma'am. ठीक है, अब अगर सपोजिंग E2 में पहुंच गया, E2 से E3 में जंप मारना चाहता है तो कितनी एनर्जी की जरूरत है? देखो. E3 minus E2. यस, हाउ मच? E3 माइनस E2, बताओ कितना आ रहा है ये वैल्यू? Ma'am, 1.9. 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब E3 में एग्जिस्ट कर रहा है और E4 में जंप मारना चाहता है, तो कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? देखो, बताओ जल्दी से. 0.85 Ma'am, माइनस 0.65. 0.65. पॉइंट 65. 65. ये बात क्लियर हो रही है? अब देखो, फर्स्ट से सेकंड पे जाने के लिए इसको कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन एंड सो ऑन उसके बाद में सॉरी फर्स्ट से सेकंड पे जाने के लिए देखो 10 टाइम्स एनर्जी की जरूरत पड़ रही है एज कम्पेयर टू सेकंड से थर्ड में जाने के लिए. चेक इट आउट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, एंड फिर देखो इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. दैट इज द रीजन जब हमारा नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इजीली जंप कर पाता है, लेकिन इनर ऑर्बिट्स में इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट. कैन यू सी द डिफरेंस? Yes. Yes. Yes, ma'am. डिड यू फॉलो दिस पार्ट? Yes. ये पार्ट क्लियर हुआ? तो अब अगर इलेक्ट्रॉन एक मतलब एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप मारेगा तो फिर से एनर्जी को एमिट करेगा कि नहीं करेगा? This was absorption ma'am. spectrum. See, this is getting absorbed. So it is sending. So it is your absorption spectrum. Can you follow it? और जब हायर से लोअर पे आएगा तो won't it be emission Emission. spectrum? Yes, ma'am. ठीक है, तो that is what we are going to study. So when an excited electron jumps to the lower energy level, the difference in energy is emitted out in the form of a photon. और अगर ये फोटोन का जो वेवलेंथ है हमारी विजिबल रेंज में लाई करता है तो हमें ये दिखना स्टार्ट कर देता है. डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? इज इट Yes, फाइन? ma'am. ठीक है, तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन? हाउ डू यू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन? SE by lambda. After Yes, jump. so I can say hc upon lambda is equal to E n2 minus n1. एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप मार रहा है इलेक्ट्रॉन. Yes, ma'am. And n2 is greater than n1. Now what is the energy of the electron in n2 orbit? How do you calculate? How do you Energy formula. calculate? I will write minus 13.6 into z square upon n2 ka square. Can you get it? Yes, ma'am. And Yes, ma'am. minus
माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, बोलो। Yes, ma'am. अब इसमें से बाई चांस फॉर एग्जाम्पल सपोजिंग अगर मैं 13.6 कांस्टेंट ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? अगर if I take 13.6 into z square as constant, what will be left inside? And बोलो। what have you written after jump? 13.6 z square अगर constant ले ले तो क्या बचेगा? 1 upon n2 square minus 1 upon n1 square का- minus 1 upon 1 n2 upon का n2 square. square. Can you check it? Yes, Can you ma'am. check it? अब देखो इसमें वेरिएबल्स क्या होंगे? वेरिएबल्स क्या होंगे? देखो hc is constant, 13.6 is constant or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब इनको बार बार कैलकुलेट करने से बेटर है एक ही बार कैलकुलेट कर ले, Yes. की बार कैलकुलेट कर Yes, दे। ma'am. तो इसको किसी एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था रिडबर्ग, उसने कैलकुलेट करा, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में एमिट आ रहा है और उसका तुमसे वेवलेंथ निकालने को बोला जाए तो तुम्हें क्या करना है? यू सिंपली हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ओके, एंड यहाँ पर आर एच का मतलब क्या है? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। एंड इसकी वैल्यू क्या होती है? वैसे तो 109678 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, लेकिन कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.1 इंटू 10 रेज टू दी पावर, जरा करो कितना आएगा? 7. 5 सेंटीमीटर। 7 तब आता है जब सेंटीमीटर्स में रखते हो उसको। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, यस, and what have you written after the jump? प्लीज बी लाउडर। And what जंप्स have टू you written? लोअर एनर्जी लेवल, Okay. जंप्स टू लोअर एनर्जी लेवल। अभी ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, एंड दिस आर एच इज कॉल्ड एज रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो हमें बार बार कांस्टेंट कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, उसमें हमें कैलकुलेट कर करके दे दिया है। कैन यू गेट इट? Yes, इज इट ma'am. फाइन? तो अब देखो Yes, ma'am. क्या होता है, जब जब क्या होता है, जब हम रेडियस कुछ रखते हैं ना तो एक अलग टाइप का स्पेक्ट्रम मिलता है। सो सी फॉर एग्जांपल, सी लाइक दिस। So supposing this is n1 is equal to 1, and sorry, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to 6 and so on, and supposing this is infinity। अब देखो क्या होता है, कभी भी मतलब n2 की वैल्यू कुछ भी हो, इन्फिनिटी से तुम गिरो लेकिन 1 पे लैंड करो, 6 से तुम गिरो लेकिन लैंडिंग तुम्हारी n1 की वैल्यू अगर तुम फिक्स रखोगे, मतलब सब जगह से गिर रहे हो और यहाँ पर लैंड कर रहे हो, 1 पे लैंड कर रहे हो, तो जो वेवलेंथ आती है उसको हम बोलते हैं, ये एक सीरीज आती है which is called as what? Lyman series। Lyman series. ठीक है, what does Lyman series stand for? That's what we are going to do। मतलब Lyman अगर दे दिया उन्होंने लिख करके तो उसका मतलब है they are asking you कि तुम्हें n1 का वैल्यू फिक्स रखना है। और क्या रखना है? n1 की वैल्यू क्या रहेगी? Lyman सीरीज में 1 रहेगी। और n2 की वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी रख सकते हो तुम, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल लाइमन सीरीज की बात करी जाए तो ये जो होती है, इसकी जितनी भी वेवलेंथ है ये हमें दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? बिकॉज दे लाई इन विच रीजन? दे लाई इन यूवी रीजन। और इस केस में n1 की वैल्यू जो रहती है वो 1 रहती है, लेकिन n2 की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। फाइन। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरी तरीके से बात करें, अगर n2 की वैल्यू n1 की वैल्यू 2 रखें और हम कहीं से भी आ रहे हो, इवन वी आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, सो जो ये सीरीज क्रिएट होती है इसको हम बोलते हैं बामर लाइन। और ये हमारे विजिबल रीजन में लाई करती है, मतलब जितना भी हम किसी बॉडी को एमिट करते हुए दिख रहे हैं ना, उसका रीजन यही है क्योंकि वो
N2 पे लैंडिंग कर रहे हैं. ओके, तो बामर सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन एंड क्या हो जाता है, N1 का वैल्यू रहता है 2, N2 का जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है 3, 4 एंड सो ऑन. कैन यू गेट इट? ये नाम दिए गए हैं, ठीक है, ये नाम दिए गए हैं बाय द साइंटिस्ट्स. सो सिमिलरली जब हम कहीं से भी लैंडिंग करें और यहाँ N2 मतलब जो हमारी लैंडिंग पोजीशन है वो फिक्स रहे, पैशन. फिर अगर तुम इसको यहाँ पर रोक दोगे, 4 पे रोक दोगे, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैकेट. फिर अगर तुम 5 पे रोक दोगे तो वो होती है फुंड. ऐसे. These are other 5 types of series. So we have Lyman-Balmer passion, which lies in infrared region. N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3. Bracket, this also lies in the infrared region. N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4. Fund, फुंड का मतलब ये भी इंफ्रारेड रीजन, लेकिन N1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 5. एंड देन लास्ट वी हैव हम्फ्री. ये लर्न करना पड़ेगा क्योंकि इनके नाम के हिसाब से है. N1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 6. एंड हेयर N2 stands for 4, 5 to infinity. Here N2 stands for 5, 6 to infinity. Here N2 stands for 6, 7 to infinity. And here N2 stands for 7, 8 to infinity. Can you follow till here? क्या तुम ये सीरीज लर्न कर सकते हो? Yes. ठीक है. अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं क्योंकि मेन काम तो हमारा वही रहता है ना, क्वेश्चंस. हाँ, Can you please open the page in which you have drawn the all the lines and line series, Bauman series? Yes, done. I'm done. ओके. Ma'am, in P-fund, ma'am, N2 is equal to 6. After that, 7 and so on. okay, ma'am. ठीक है. तो अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें, क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं. जैसे क्वेश्चन आता है, दे कैन आस्क यू Ma'am, meaning of IR is infrared. इंफ्रारेड. Okay, ma'am. Okay, so what the questions किस टाइप से आते हैं, जैसे they will ask you what is the wavelength of first line. What does first line of any series means? First line का मतलब है पड़ोसी से आ जाओ, पड़ोसी से. So see, अगर हम लाइमन की बात करें तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट पे गिरने वाली जो लाइन है वो फर्स्ट लाइन है. दिस इज योर सेकंड लाइन, दिस इज वन इज योर थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एंड सो ऑन. और जो इन्फिनिटी से आएगी वो कैसी लाइन होगी, Last. लास्ट लाइन. ठीक है. कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा लाइन, मतलब ग्रीक अल्फाबेट से बीटा लाइन, गामा लाइन एंड ऑल. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes. सो दे कैन आस्क यू, जैसे फॉर एग्जांपल दे आस्क यू फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हो गया किसी भी सीरीज का, ऑफ एनी Ma'am, can सीरीज. you please tell the explanation just बेटा now? फर्स्ट लाइन, पहली लाइन मतलब पड़ोसी के पास से आएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से आएगी. विच इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट? Yes, ma'am. ठीक है. तो N1 तो किसी भी सीरीज का फिक्स्ड होता है, लेकिन N2 वेरिएबल होता है. तो N2 का मतलब क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, N1 पे +1 कर देना है. कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. किसी भी सीरीज के लिए अगर सेकेंड लाइन की बात करी जाए तो सेकेंड लाइन ऑफ सीरीज, तो फिर से वही चीज है, N1 तो फिक्स्ड है, लेकिन N2 का मतलब क्या हो जाएगा, इट विल बिकम N1 + 2. कैन यू फॉलो नाउ?
Yes, ma'am. ठीक है। एंड सिमिलरली थर्ड लाइन की बात करी जाए तो थर्ड लाइन का मतलब हो जाएगा n1 फिर से हमारा फिक्स्ड है, लेकिन n2 के लिए क्या हो जाएगा, इट विल बिकम n1 plus 3 एंड सो ऑन। फिर हमसे बोला जाता है लास्ट लाइन निकालो, तो लास्ट लाइन का मतलब क्या हो गया, n1 तो फिक्स्ड है ही है, n2 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। विल यू बी एबल टू डू इट नाउ? Yes, ma'am. Yes. एक इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, या फिर कह सकते हो दे विल आस्क यू, फॉर्मूला वही लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 1 upon lambda is equal to r times z square, किया था ना अभी, Yes. यही फॉर्मूला लगाना है। इसमें बस क्या होगा, एलिमेंट का नाम लिखा होगा तो उसका एटॉमिक नंबर यूज करना है, और n1 और n2 विल बी वेरिएबल, तो n1 और n2 की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है उसका तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। जो भी सीरीज लिखी है उसके n1 n2 यहाँ से लर्न करेंगे, n1 की वैल्यूज यहाँ से लर्न कर लेंगे, वो फिक्स रहेंगी, और n2 की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन कि उन्होंने हमसे कौन सी लाइन का नंबर पूछा है हम निकाल लेंगे। कर पाओगे? कर पाओगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 minute. ठीक है, ओके। फिर इसको ही ऐसे भी बोल सकते थे कि वो अल्फा लाइन का बताओ क्या वेवलेंथ होगा, बीटा लाइन का वेवलेंथ, या फिर गामा लाइन का वेवलेंथ। कैन यू फॉलो नाउ? समझेगा अभी? समझेगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो एक दूसरे तरीके के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, दे आस्क यू अबाउट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ अ सीरीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ and the shortest wavelength of the series, longest wavelength of the series, या फिर ऐसे बोल देंगे shortest wavelength of the series, shortest wavelength of a particular series। तो फिर से n1 तो कांस्टेंट रहेगा उस सीरीज के लिए, बोलो Yes. n1 तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन n2 वेरिएबल होगा, तो हमें कैसे निकालना है। तो देखो एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप कैसा है, E is inversely related to lambda, check it, E is equal to hc upon lambda. What is the relationship between energy and lambda? Inverse. Ma'am, inverse. इनवर्स है, मतलब एनर्जी हाई होगा तो लैम्डा कम होगा। कैन यू फॉलो टिल हियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनर्जी हाई तो लैम्डा कम, ठीक है। तो अगर वो हमें बोल रहे हैं लैम्डा लॉन्गेस्ट चाहिए तो एनर्जी क्या होना चाहिए, Short. Lowest. Shortest. एनर्जी लोएस्ट होना चाहिए। एनर्जी लोएस्ट कब होगा, कम चोट कब लगेगी, जब पड़ोसी से गिरोगे या फिर दूर से गिरोगे, पड़ोसी से। पड़ोसी पास से। तो से। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कहने का मतलब क्या है, वो सिर्फ एक तरीका है कहने का। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मींस मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी मींस हम पड़ोसी से गिरे। तो n2 की वैल्यू कितनी हो गई, जितनी भी n1 है +1। कैन यू फॉलो? कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. सिमिलरली शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगा, जब एनर्जी क्या हो, Maximum. मैक्सिमम डिफरेंस दे। तो मैक्सिमम डिफरेंस कब आएगा, जब n2 कहाँ से आए, Infinite. दूर से आए, और दूर क्या है, इंफिनिटी। तो ये अनदर वे ऑफ आस्किंग यू द लास्ट लाइन एंड दी फर्स्ट लाइन है। इसको हम लोग सीरीज लिमिट भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सीरीज लिमिट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज सीरीज लिमिट, क्योंकि यही लिमिट है, लिमिट का मतलब जहां पे एंड हो जाए। तो डोंट यू थिंक दिस इज द एंड, this Yes. this limit will, this is the limit, it will end, so last line को सीरीज लिमिट भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करके देख लेते हैं, तो थोड़ा सा और तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगा। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कैलकुलेट द, क्वेश्चन में लिखा कैलकुलेट the third line wavelength or wave number, wavelength of bracket series, of bracket series in hydrogen spectrum, in
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करो जरा। ब्रैकेट मींस देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, 1/लैम्डा इज इक्वल टू r टाइम्स z स्क्वायर इंटू क्या 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। डू यू एग्री? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लाइमन बामर पैशन ब्रैकेट n1 की वैल्यू क्या 4. होगी? 4. 4. 4। ठीक है, और n2 की वैल्यू क्या होगी? मतलब देखो 5. 5, 6, 7. क्या हो जाएगी ये, फर्स्ट फोर्स नहीं, थर्ड लाइन बोला है ना, तो फर्स्ट 5 से 4 गिरेगी तो फर्स्ट लाइन, 6 से 7, 4 7. गिरेगा तो Seven. सेकंड लाइन, 7 से 4 गिरेगा तभी तो थर्ड लाइन आएगा। Yes. Yes, ma'am. ठीक है, n2 की वैल्यू कितनी हो गई 7। नाउ कैन यू पुट द वैल्यू, और z की वैल्यू क्या है 1, r की वैल्यू तो मैं लर्न ही करा दी। तो अब मैथ्स वाला पार्ट तो मैं तुम पे छोड़ सकती हूँ ना? Yes, मैथ्स ma'am. वाला पार्ट तो छोड़ सकते हैं ना? डिड यू फॉलो? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट wavelength for Lyman series of supposing helium ion तो अब फिर से फॉर्मूला क्या रहेगा, बोलो जल्दी से बोलो, फॉर्मूला क्या रहेगा, क्या है, लर्न करते 1 जाओ। upon 1 upon lambda lambda is equal to RH z square upon z square n2 1 upon वेरी गुड, n1 का स्क्वायर एंड n2 का स्क्वायर। तो अब अपने आप से बोलो शॉर्टेस्ट मतलब एनर्जी Maximum. maximum. मैक्सिमम मतलब अलाइनमेंट के लिए n1 तो फिक्स है, n2 क्या हो जाएगा Infinite. Infinity. इंफिनिटी। सॉल्व कर पाओगे और z की वैल्यू है 2, कर पाओगे, एंड 1/infinity 0। Yes, ma'am. अच्छा अब लॉन्गेस्ट बोलो, मैम लॉन्गेस्ट n2 बोलो। is equal to बस। 2. तो अब मैथ्स पार्ट छोड़ सकते हैं तुम्हारे ऊपर। Yes. तो अब समझ में आ गया वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे। Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो कैन आई लीव दिस पार्ट एंड आस्क यू पीपल टू ट्राई सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। Yes. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. एंड ma'am. along with this मैं अपनी तरफ से भी तुमको एक वर्कशीट भी सेंड कर रही हूँ। ठीक है, आई एम आल्सो सेंडिंग वन वर्कशीट आल्सो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, जिसमें बोर्ड थ्योरी के ही क्वेश्चंस हैं। तो बेटा तुमने अभी मुझे किसी ने क्वेश्चन डाउट में भेजा था, ठीक है, भेजा Yes, था ना ma'am. अभी। Yes, अब ma'am. तुम ट्राई करना उस क्वेश्चन को। तो नाउ यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन, बिकॉज उस टाइम पे स्पेक्ट्रम नहीं किया था इसलिए तुम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हमने कर लिया है ना, तो अब हम कर सकते हैं। तो अब तुम ट्राई करना, Okay, ma'am. ठीक है, नाउ यू कैन ट्राई इट आउट, सो यू विल बी एबल टू डू इट नाउ। ओके, सो आई एम सेंडिंग यू अ 50 क्वेश्चंस का वर्कशीट, जिसमें क्वेश्चंस जो है ना वो बोर्ड थ्योरी मतलब सारे मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो अब तुम लोग ट्राई करके देखना कि वेदर यू आर एबल टू डू इट और नॉट। ओके, मैम यस। Yes, ma'am. प्रीवियस क्वेश्चन में n2 की वैल्यू 7 कैसे हुई, एक बार मैम ये एक्सप्लेन कर दीजिए। फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज का मतलब क्या हो गया, क्योंकि ब्रैकेट सीरीज का मतलब है लैंडिंग 4 पे होनी चाहिए। यस मैम। तो पहली लाइन कहाँ से कहाँ गिरने पर आएगी, 5 से 4 पहली लाइन कहाँ से कहाँ गिरने पर आएगी, मैम, फ्रॉम 5 to 4 सेकेंड लाइन कहाँ से गिरने पर आएगी, फ्रॉम 6 to 4 और थर्ड लाइन कब आएगी। 7 to 4 तो हम 7 ही तो लिखा है, थर्ड लाइन Oh. पूछी गई है ना। ओके मैम, यस डिड यू गेट इट नाउ? मैम आपने जो पीडीएफ भेजी मैम इसके आंसर्स कहाँ मिलेंगे? सेंडिंग यू द आंसर्स आल्सो डियर।
मिले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी 50 क्वेश्चन ये ट्राई करने हैं, ठीक है? अगर तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं तो 10 5 5 मतलब 15 ऐसे पर डे कर करके सॉल्व करो. ओके? Okay, ma'am. एंड Yes, दिस इज ma'am. ओनली फॉर बोर्ड थ्योरी, सो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो क्वेश्चंस प्लीज ज्यादा करो, थोड़ा स्कूल को भी मैनेज करते हुए. ओके, क्योंकि बाकी बैचेस में ना कंपैरेटिवली बहुत डाउट्स निकल रहे हैं. आई थिंक तुम्हें थोड़ा सा और अपने आप को पुश करने की जरूरत है केमिस्ट्री में. ओके Yes. Yes, ma'am. ओके, चलो फिर we'll keep it this much today. Thank you, ma'am.